हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर्स। आज हम करेंगे शब्द विचार का पार्ट 2। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो मैं आज आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ, ये आपके रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक शब्द विचार, जिसमें हमने पिछले भाग में जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने किया था शब्द क्या होते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसके भाग भेद कौन कौन से हैं, हमने उस पर डिस्कस किया था। जिसमें हमने पहला जो इसका भेद है उत्पत्ति के आधार पर उसे एक्सप्लेन किया था और समझा था कि क्या होता है, कितने भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। वो थे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। आज हम करेंगे शब्द विचार का जो दूसरा भाग है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर भेद कितने होते हैं। तो व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं, इसे बनावट भी कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं और संरचना भी कह सकते हैं। जो है व्युत्पत्ति है, दूसरा भेद जो है शब्द का, उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 पर आता है यौगिक शब्द और नंबर 3 पर आता है योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 पर कौन सा आता है? योग रूढ़ शब्द। आज हम करेंगे सबसे पहला, नंबर 1 पर आता है रूढ़ शब्द। क्या होते हैं रूढ़ शब्द, क्यों इसका यूज किया जाता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो रूढ़ शब्द है, इनका जो हम अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ इनका क्या होता है? वो होता है निश्चित। इनका ये जो शब्द होते हैं, इनका एक निश्चित अर्थ होता है और इसमें क्या होता है? किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वो एक निश्चित अर्थ के साथ होते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो शब्द रचना होती है, यह शब्द बनावट होती है, उसकी इकाइयां हम बात करें तो कितनी होती हैं? वो होती हैं 4। शब्द रचना की इकाइयां कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पर आएगा संधि के आधार पर शब्द निर्माण। नंबर 1 पर संधि। संधि के आधार की सहायता से जो शब्द बनते हैं। नंबर 2 समास की सहायता से जो शब्द बनते हैं। नंबर 3 पर उपसर्ग की सहायता से जो शब्द बनते हैं और नंबर 4 पर आएगा प्रत्यय की सहायता से। ये हैं शब्द रचना की 4 इकाइयां, जिनके आधार पर शब्दों का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे थे रूढ़ शब्द की, कि जो ये रूढ़ शब्द है, इसमें क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि इसमें ना तो संधि आएगी, ना समास आएगा, ना उपसर्ग आएगा और ना ही प्रत्यय आएगा। कि वे शब्द जिनमें उपसर्ग, संधि, प्रत्यय इनका प्रयोग नहीं हुआ, वो किस में आएंगे? वो आएंगे रूढ़ शब्दों में। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे जल हो गया, दिन हो गया, पेड़, पंखा, ये शब्द क्या है? ये एक अपना निश्चित अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं? निश्चित अर्थ। इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ना ही हम इसमें किसी अन्य शब्द को जोड़ सकते हैं। अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे यौगिक शब्द। नंबर 2 पर किसकी बात करेंगे? यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। रूढ़ प्लस रूढ़ क्या बनेगा? यौगिक।
क्या बनेगा? यौगिक शब्द। जैसे हम यौगिक का अगर विच्छेद करें तो क्या बनता है? योग प्लस इक बनेगा यौगिक। अब देखिए इसमें हम कैसे इसे हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि कोई शब्द जुड़कर बनता है तो वो ये तो है कि वो जुड़ने से पहले दो शब्द तो होंगे ही, और दो रूढ़ शब्दों से बनने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और अगर हम ये जो यौगिक शब्द हैं अगर हम इन्हें विच्छेद करें तो इनके क्या होंगे? जो प्राप्त पद होंगे उनका एक अलग अलग निश्चित अर्थ होगा। जैसे मैंने आपको, क्योंकि ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं रूढ़ प्लस रूढ़ से। किससे बनते हैं? रूढ़, दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाला शब्द क्या होगा? यौगिक। और आपको पता है कि रूढ़ शब्दों का एक क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। तो इनका क्या होगा? एक निश्चित, दोनों का ही, जब हम इसे यौगिक शब्द को तोड़ेंगे तो इन दोनों का ही जो प्राप्त पद होंगे दोनों का अलग अलग एक अर्थ निकलता है। उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब आप कहेंगे कि शब्द तो बहुत होते हैं, कैसे पहचान करें कि रूढ़ कौन सा है और यौगिक कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका एक ट्रिक है इंपॉर्टेंट। वो कौन सी है? कि जो समस्त संधि उपसर्ग प्रत्यय समास, इनके जितने भी उदाहरण होंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे यौगिक के अंदर। इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो समास का बहुव्रीहि भेद है उसके उदाहरण इसमें नहीं आएंगे। ये चीज याद करने वाली है, नोट कर लेना कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? समस्त संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के उदाहरण किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे यौगिक के अंदर। लेकिन जो समास का बहुव्रीहि भेद है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा भाग जो था योग रूढ़ शब्द। तीसरा कौन सा था? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जी हाँ, ये भी दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं योग रूढ़। दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं योग रूढ़। अब आप कहेंगे कि यौगिक में भी दो रूढ़ शब्दों का योग होता है, योग रूढ़ में भी दो शब्दों का योग होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? क्या इसकी पहचान होगी जिससे हम ये कह सकें कि ये योग रूढ़ है और ये यौगिक शब्द हैं? तो मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगी कि इसकी पहले आप डेफिनेशन सुनिए। मैं क्या कह रही हूँ कि दो शब्द या दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है? इसमें अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक या मुख्य अर्थ और देता है, कि या हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। दोबारा सुन लीजिए कि जो शब्द दो रूढ़ शब्दों के योग से तो बनता है, लेकिन इसमें वो क्या होता है? अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक या मुख्य अर्थ और देता है। या फिर ये कह सकते हैं इसमें क्या होता है? इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। योग रूढ़ में क्या होता है? इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा गजानन। क्या लिखा मैंने? गजानन। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? गज योग आनन। गज योग आनन। गज का अर्थ क्या हुआ? हाथी। सार्थक अर्थ क्या हुआ? इसका सार्थक अर्थ वो हुआ हाथी। और आनन का अर्थ क्या हुआ? वो हुआ चेहरा। सांकेतिक अर्थ, अभी हम इसे ये भी कह सकते हैं हाथी का चेहरा।
लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, हम इसे क्या कहेंगे, गजानन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गणेश जी को, गणेश जी को। अब देखिए मैंने आपको पहले ये उसमें बताया था डेफिनेशन में कि इसमें क्या होता है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, यह सांकेतिक अर्थ देता है। और अब इसकी पहचान कैसे होगी, ये ध्यान में रखने वाली है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये योग रूढ़ शब्द है। तो मैं आपको बता दूं, जो योग रूढ़ शब्द होता है उसके अंदर समस्त बहुव्रीहि उदाहरण आएंगे। समास का जो बहुव्रीहि भेद है उसके समस्त उदाहरण किसके आएंगे, बहुव्रीहि के। किसके आएंगे, बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो योग रूढ़ के अंदर आएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो एक निश्चित अर्थ रखते हैं और जिनके अंदर बदलाव नहीं हो सकता और न ही किसी अन्य अर्थ का, अन्य शब्द का हम इसके अंदर योग कर सकते हैं। क्या, ना तो हम इसके अंदर किसी अन्य शब्द का योग कर सकते हैं और ना ही हम इसे तोड़ सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे था यौगिक, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और इसमें जब ये शब्द यौगिक को हम विच्छेद करते हैं तो जो प्राप्त पद होते हैं उनका भी क्या है, एक अलग अलग अर्थ निकलता है, क्योंकि वो किससे बनते हैं, रूढ़ से। और रूढ़ का मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक निश्चित अर्थ होता है। अब नंबर 3 पर हम बात कर रहे थे योग रूढ़, जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उसमें मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक अर्थ भी निकलता है। क्या निकलता है, एक सांकेतिक अर्थ भी निकलता है, उसे क्या कहेंगे हम, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं शब्द रचना का तीसरा भेद। शब्द रचना का तीसरा भेद वो कौन सा है, वो है अर्थ के आधार पर। ध्यान से देखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द रचना। अब अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, जिसमें पहला है सार्थक शब्द और दूसरा कौन सा है, निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्द रचना का जो तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर, जिसमें कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। वो दो भाग कौन से हैं, सार्थक और निरर्थक। अब ये जो सार्थक है ये किससे बना है, देखिए से प्लस अर्थ, और ये जो से है ये क्या है, उपसर्ग। इसका अर्थ हम क्या लेंगे, से का अर्थ होगा साथ में या सहित। क्या लेंगे, सहित। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जो अर्थ सहित होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ सहित होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक की अगर हम बात करें तो ये जो, ये किससे बना है, ये बना है निर प्लस अर्थक। अब निर का अर्थ क्या होता है, बिना या रहित। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ रहित, अर्थ रहित। एक बार फिर से सुन लीजिए, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। जो सार्थक शब्द हैं वो कौन से होते हैं, वो शब्द जो अर्थ सहित होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सार्थक शब्द। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब इसके आप कहोगे कि अगर निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता तो फिर ये शब्द क्यों है, क्योंकि शब्द की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्णों के योग से बनने वाले सार्थक, वर्णों के योग, जो वर्णों को हम जोड़ते हैं, सार्थक योग को क्या कहते हैं, वो कहते हैं शब्द। तो अगर इसका अर्थ ही नहीं निकलता तो इसे क्यों लिया गया है, क्यों लिया गया है।
तो मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार हम क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज या कुछ बोलते वक्त जल्दबाजी में कुछ हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं जिनका होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले हम इसका, जैसे कोई हमारे घर आता है तो हम उसे कहते हैं कि चाय वाय पीकर जाना, चाय वाय पीकर जाना। तो देखिए ये जो चाय है, सॉरी, ये जो चाय है ये तो है एक सार्थक शब्द। क्या है ये? एक सार्थक शब्द है। और ये जो वाय है ये क्या है? ये एक निरर्थक शब्द है। क्या है ये? निरर्थक शब्द है। और ये जो पीकर जाना है ये क्या है? ये क्रिया है। अब देखिए क्या पहचान होगी, हमने कहा चाय वाय पीकर जाना। हम ये भी कह सकते हैं कि चाय पीकर जाना, तो वाय का होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हम किसी को ये कहते हैं कि वाय पीकर जाना? नहीं। इसीलिए जो सार्थक शब्द होते हैं वो एक अपना अलग ही अर्थ रखते हैं, और जो निरर्थक होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, और ना ही हम इन्हें क्या है, हम इन्हें अकेले में प्रयोग नहीं कर सकते। सार्थक शब्दों को अकेले में प्रयोग नहीं किया जाता, और ये सदैव जो है सार्थक शब्दों के ठीक बाद में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इसके उदाहरण इसके बता रही हूँ, नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम कहते हैं खाना वाना, खाना क्या हुआ? सार्थक, और वाना क्या हुआ? निरर्थक। वाना क्या हुआ? निरर्थक। अब खाना वाना, पढ़ाई बढ़ाई, इस तरह के हम शब्द यूज करते हैं ना, तो वो क्या आएंगे? इसके उदाहरण आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो निरर्थक शब्द होते हैं इनके अगर सार्थक के साथ ये चाहे हो या चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 4 जो इसका भाग था वो कौन सा था? विकार या रूप परिवर्तन। नंबर 4 पर जो शब्द का भेद कौन सा था? वो था विकार, रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, बदलाव के आधार पर शब्द, बदलाव के आधार पर शब्द। वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2, जिसमें पहला है विकार, विकारी, और नंबर 2 पर है अविकारी, या इसे हम अवयवी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, शब्द का चौथा भेद हम कर रहे हैं शब्द विचार का, जो है विकार, या जिसे हम रूप परिवर्तन भी कह सकते हैं या बदलाव के आधार पर शब्द भी कह सकते हैं। उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? जिसमें बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है। और अविकारी कौन से हैं? जिनमें बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता। ध्यान से सुनिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। अब ये जो शब्द परिवर्तन है, तो यह बदलाव है, इसकी इकाइयां मैं आपको बताऊंगी कितनी होती हैं। इसकी इकाइयां होती हैं 4। शब्द परिवर्तन या बदलाव की इकाइयां कितनी होती हैं? वो होती हैं 4। नंबर 1 पर आएगा लिंग, लिंग के आधार पर परिवर्तन। नंबर 2 वचन के आधार पर परिवर्तन। नंबर 3 काल के आधार पर परिवर्तन। नंबर 4 जो है कारक के आधार पर परिवर्तन। ध्यान रखना ये चीजें कि जो पूछा जाए एग्जाम में, सीधा साधा भी ये पूछा जा सकता है कि शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी होती हैं, तो वो कितनी होंगी? 4 होंगी। लिंग, वचन, काल और कारक, कि एक शब्द में हम कितने तरीकों से बदलाव कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 4 तरीकों से, जिसमें पहला है लिंग, लिंग के द्वारा भी शब्द में बदलाव हो सकता है। नंबर 2 वचन के द्वारा भी बदलाव हो सकता है। नंबर 3 काल के द्वारा भी बदलाव हो सकता है।
और नंबर 4 कारक के द्वारा भी बदलाव हो सकता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको विकारी की क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा बदला जा सके वो किस में आएंगे, वो आएंगे विकारी के अंदर। जैसे इसके वर्ड से ही हो रहा है, याद कि क्या कह रहा है, जिसमें बदलाव हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे, विकारी। अब जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल दे रही हूँ, क्या होगा, जैसे मैंने लिखा कि लड़का, अब लड़के का अगर हम लिंग बदलें तो क्या आएगा, लड़की। तो ये तो हो गया लिंग के आधार पर परिवर्तन, तो इसमें लिंग के आधार पर हो गया। अब मैंने लिखा छात्र, तो इसका परिवर्तन किया तो क्या बना, छात्रा, हो गया लिंग परिवर्तन। अब नंबर 2 पर हम बात करते हैं वचन के आधार पर। वचन के आधार पर हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि लड़की, अब वचन बदलेंगे तो क्या बनेगा, लड़कियां। ये एक वचन था और ये क्या बन गया, बहुवचन। अब आएगा काल के आधार पर। काल के आधार पर हम कैसे बदल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि गीता चलती है, गीता चलती है, तो ये किस में आएगा, वर्तमान में। कौन सा काल है ये, वर्तमान में। और अगर मैंने लिखा कि गीता चली, तो ये किस में आएगा, भूतकाल में। और फिर अगर मैंने लिखा कि गीता चलेगी, तो ये किस में आएगा, ये आएगा भविष्य काल में। किस में आएगा, भविष्य काल में। तो हम विकारी शब्दों में क्या है, काल के आधार पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर आता है कारक के, 4 पर आता है कारक के आधार पर परिवर्तन कैसे होंगे। जैसे मैंने लिखा कि गीता ने सीता को पत्र लिखा, गीता ने सीता को पत्र लिखा। अब देखिए, या खाना खाया या पत्र लिखा, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कर्ता कौन है, वो तो है गीता, और इसने क्या, कर्म कौन सा है इसमें, सीता, कर्म सीता। और ये जो पत्र लिखा ये क्या हुई, ये हुई क्रिया। ठीक है। अब देखिए कारक की, ये कारक तो आप सभी ने ही सुने होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये क्या है, ये सारे तो हैं कारक के प्रकार। क्या है ये, कारक के प्रकार। और ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं कारक की विभक्ति, या हम इसे परसर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परसर्ग, या चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्ह। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहोगे कि कैसे पता करें कि कहाँ कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा करण है। तो इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जहां भी वाक्य में कारक की विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले वाला शब्द क्या होता है, उसी विभक्ति का कारक होता है। जैसे पहले मैंने लिखा था कि गीता ने सीता को पत्र लिखा। ठीक है, गीता ने सीता को पत्र लिखा, या सीता ने गीता को पत्र लिखा। क्या लिखा था मैंने, सीता ने गीता को पत्र लिखा। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि वाक्य में जहां भी कारक की विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वो उसी विभक्ति का ही कारक होता है। अब देखिए, जैसे ने है, ने किसकी विभक्ति है, वो है कर्ता की। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, विभक्ति से ठीक पहले जो दिया होगा वो कौन सा होगा, अब ये होगा कर्ता। अब को है, को किसकी विभक्ति है, वो है कर्म की। तो विभक्ति से ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, उसी विभक्ति का जो है
प्रकार होगा। तो ये को किसकी विभक्ति है, वो है कर्म की, तो इसमें कर्म कौन है, गीता। समझ आ गया यहाँ तक, ये है। अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि अब ये होता है कि संज्ञा शब्दों के आधार पर कारक के बदलाव, जो आधार पर संज्ञा जो शब्द होते हैं उनमें हम कारक के आधार पर क्या है, बदलाव कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य को हम 4 तरह से बदल सकते हैं, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर। कितने भागों में, 4 भाग प्रकार से बदलाव कर सकते हैं एक वाक्य के अंदर। एक तो लिंग के आधार पर, दूसरा वचन के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर और चौथा कारक के आधार पर। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर अविकारी। पहले हमने किया था विकारी, अब है अविकारी या अव्यय। अविकारी या अव्यय, जिसका सीधा सा अर्थ निकलता है बदलाव नहीं होना, बदलाव नहीं होना। वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे अविकारी के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन सुनिएगा कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदलाव नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कौन से कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे अविकारी। अब इसमें आप पूछोगे कि विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं, जिन्हें हम डिटेल से आगे की जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिएगा, विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं, जिनको हम आगे करेंगे। विकारी के अंदर तो आएगा लिंग, वचन, काल, कारक, और अविकारी के अंदर आएगा क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय और एक इसके अंदर आता है निपात। तो हम ये कह सकते हैं 8 प्रकार से, 8 प्रकार से शब्दों में किस तरह बदलाव होता है, किस तरह नहीं होता, इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। प्लीज इसे अच्छे से वॉच कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। सो थैंक यू।